इसलिए तीनों जल्दी जल्दी वहां पहुंचे। जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्होंने रुद्र और विवेक की बातचीत सुन ली। पिछली रात होटल से निकलने के बाद विवान को रुद्र की पृष्ठभूमि को लेकर जिज्ञासा हुई और उसने मुंबई में अपने दोस्तों से उसके बारे में पता करवाया। जांच का परिणाम देखकर विवान चौंक गया। उसे पता चला कि रुद्र एक गरीब छात्र है जो फूड डिलीवरी करता है। उसका कोई खास बैकग्राउंड नहीं है। डिलीवरी बॉय। सभी ने हैरानी से रुद्र की ओर देखा। मुझे लगा था ये लड़का वाकई पियानो जानता है, पर यह तो डिलीवरी बॉय निकला। हाँ, तो ये बस दिखावा कर रहा था। विवान की बात सुनते ही लोग रुद्र का मजाक उड़ाने लगे। रुद्र, अब भी यहां खड़े क्यों हो? मुझे पता है कि तुम्हें पियानो का पी भी नहीं आता, तो दिखावा मत करो और निकलो यहां से। विवान दूसरी मंजिल के पियानो रूम में घुसा और हिकारत से चिल्लाया। रुद्र ने बिना किसी भाव के उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, किसने कहा कि डिलीवरी बॉय पियानो नहीं बजा सकता? रुद्र की यह बात सुनते ही पूरा पियानो रूम एकदम शांत हो गया। विवान ने घृणा भरी निगाहों से रुद्र को देखा। उसे लगता था कि पियानो सिर्फ ऊंचे वर्ग के लोग ही बजा सकते हैं और रुद्र जैसे लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी फिक्र कर रहा हूं? नहीं, मैं तो बस ये चाहता हूं कि मेहरा परिवार की बेइज्जती ना हो। विवान कोई जवाब नहीं ढूंढ पाया तो ताने कसने लगा। विवान, रुद्र मेरे मंगेतर हैं और तुम्हें इसमें दखल देने का कोई हक नहीं है। मैं रुद्र और विवेक के मुकाबले का समर्थन करती हूं। प्रिया ने आगे बढ़कर कहा, बिल्कुल सही। रुद्र प्रोफेशनल पियानिस्ट नहीं है। अगर वह हार भी गए तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। मैं भी रुद्र का समर्थन करती हूं। कणिका ने कहा, उसे रुद्र की बातों से लग गया था कि उसे पियानो की अच्छी समझ है। मैं भी रुद्र को सपोर्ट करती हूं। माया ने भी चिल्लाया। माया को भले ही रुद्र पर भरोसा ना हो, लेकिन उसे विवान और निशा जैसे लोगों से ज्यादा नफरत थी, इसलिए वह प्रिया के पक्ष में खड़ी रही। हालांकि माया को अब भी यकीन नहीं था कि रुद्र सच में पियानो बजा सकता है। क्या तुम सब पागल हो गए हो? तुम लोग एक डिलीवरी बॉय पर कैसे यकीन कर सकते हो? यह तो पागलपन है, विवान ने चिल्लाते हुए कहा। रुद्र ने उसे नजरअंदाज किया और विवेक से पूछा, तो क्या अब भी तुम मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो? क्यों नहीं? क्या मेरा बॉयफ्रेंड तुम जैसे बेकार डिलीवरी बॉय से हार जाएगा? विवेक के कुछ कहने से पहले ही आर्या बोल पड़ी। विवेक का चेहरा असहाय लग रहा था। उसे अब यकीन हो चुका था कि रुद्र को पियानो आता है, शायद बहुत अच्छा भी। असल में वो विवान की मदद से मुकाबला टालना चाहता था, ये कहकर कि रुद्र उसकी बराबरी का नहीं। लेकिन आर्या ने उसकी तरफ से हामी भर दी थी। कोई गाना चुनो। अब जब आर्या सहमति दे चुकी थी तो विवेक मना नहीं कर सका। मजबूरी में उसे मुकाबले के लिए तैयार होना पड़ा। हाँ, तुम चाहते हो कि मैं गाना चुनूं? रुद्र हल्के से मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, तो फिर सिम्फनी नंबर 9 कैसा रहेगा? यह सुनते ही सभी लोगों ने हैरानी में सांस रोक ली। सिम्फनी नंबर 9 पियानो जगत की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। इस रचना की लोकप्रियता उसकी सुंदरता या प्रसिद्धि के कारण नहीं, बल्कि उसकी कठिनाई के कारण है। यह रचना उस पीड़ा को दर्शाती है जो सुनने की शक्ति खोने पर होती है, और जब तक आपने वह दर्द खुद न झेला हो, आप इस टुकड़े के भाव सही तरह से नहीं निभा सकते। एक महान पियानिस्ट के व्यक्तिगत शिष्य होने के नाते विवेक को यह बात अच्छी तरह पता थी। दुनिया भर के अनगिनत पियानिस्ट इस रचना को निभाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सफल कोई नहीं हो पाया। कणिका ने विवेक से वेडिंग इन ए ड्रीम में मुकाबला किया था, लेकिन सिम्फनी नंबर 9 एक पूरी अलग ही श्रेणी की रचना थी, क्योंकि वेडिंग इन ए ड्रीम को कई लोग बजा सकते हैं, लेकिन सिम्फनी नंबर 9 निभा सकने वाले गिने चुने लोग ही हैं। रुद्र ने सामने खड़े विवेक को ठंडी निगाहों से देखा। उसकी सोच तो काफी दूर भटक चुकी थी। असल में जब रुद्र बहुत छोटा था, उसने अपनी मां से पियानो बजाना सीखा था, लेकिन मां के गुजरने के बाद
रुद्र ने पियानो सीखना छोड़ दिया। फिर भी उसके पास घर में एक पुराना पियानो हमेशा रहा। रुद्र कभी कभी पियानो बजाता था, अपनी मां को याद करने के लिए, क्योंकि ये वही पियानो था जो उसकी मां की आखिरी निशानी थी। यही वजह थी कि जब रुद्र कलेक्टिव स्ट्रोक पहुंचा तो उसका चेहरा गंभीर हो गया था। वहां की संगीत की ध्वनि ने उसे उसकी मां की याद दिला दी थी। जहां तक रुद्र के पियानो बजाने की बात है, ये बात बहुत कम लोग जानते थे। सिर्फ आला की साक्षी को लगता था कि पियानो बजाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वह रुद्र की इस कला को बेकार समझती थी। वह चाहती थी कि रुद्र खाना डिलीवर करे ताकि वह उसकी मदद कर सके। जब रुद्र अपने जीवन के सबसे बुरे दौर में था, तब उसने पियानो की मदद से पार्ट टाइम नौकरी ढूंढने की भी कोशिश की थी। लेकिन लोगों को ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसके पास लेवल 10 का पियानो सर्टिफिकेट हो। रुद्र ने कभी यह परीक्षा दी ही नहीं थी, इसलिए अंत में उसने यह प्रयास छोड़ दिया। लेकिन उसे यह कभी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन वही कला उसके काम आएगी। विवेक आंखें फाड़कर रुद्र को देख रहा था। वह स्तब्ध था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि रुद्र सिम्फनी नंबर 9 चुन लेगा। हालांकि विवेक ने यह धुन पहले सीखी थी और वह इसे बजा सकता था, लेकिन इस धुन की जो आत्मा है, जो भावना इसमें छिपी है, उसे सही तरीके से प्रस्तुत करना तो उसके गुरु के लिए भी मुश्किल था। उसे लगा कि शायद रुद्र ने डराने के लिए यह धुन चुनी है। शायद उसे बजाना नहीं आता। ऊपर से इतने लोग देख रहे थे। ऐसे में विवेक ये मानने की स्थिति में भी नहीं था कि वो ये धुन नहीं बजा सकता। ठीक है, जब तुम सिम्फनी नंबर 9 में मुकाबला करना चाहते हो तो यही सही, विवेक ने दांत पीसते हुए जवाब दिया। रुद्र मुड़ा और कणिका के पास जाकर धीरे से बोला, कणिका, क्या मैं तुम्हारा पियानो इस्तेमाल कर सकता हूं? रुद्र, सिम्फनी नंबर 9 बहुत मुश्किल धुन है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसे बजा सकते हो? कणिका ने चिंतित होकर पूछा। सही कह रही हो रुद्र, दिखावा मत करो। अगर आज हार भी जाओ तो शर्म की बात नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें वो धुन ही नहीं आती जो तुमने चुनी है तो बहुत बेइज्जती होगी। प्रिया ने भी जोड़ा, चिंता मत करो, मैंने ये धुन याद कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। रुद्र ने प्रिया की ओर देखकर हल्की सी मुस्कान दी। ठीक है, फिर ठीक है, प्रिया ने लाचार होकर हामी भरी। रुद्र कणिका के पियानो के पास गया और धीरे से बैठते हुए चाबियों को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां पियानो की चाबियों पर पड़ी, सबको ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी शख्सियत ही बदल गई हो। वो पहले वाला रुद्र नहीं लग रहा था, मानो कोई और आत्मा उसमें बस गई हो। कणिका ने अपनी बड़ी बड़ी चमकदार आंखों से रुद्र को देखा। वो उसकी पियानो कला को लेकर बेहद उत्सुक थी। क्या ड्रामा कर रहा है? आखिर ये है तो एक डिलीवरी बॉय ही। मुझे नहीं लगता कि ये सच में पियानो बजा सकता है, निशा ने तिरस्कार से कहा। हबी, आज तुम रुद्र को सबक सिखाओ। मैं देखना चाहती हूं कि आगे से ये मेरे सामने अकड़ दिखा पाता है या नहीं। आर्या ने मुड़कर विवेक से कहा। ठीक है। विवेक ने धीरे से सिर हिलाया और अपने पियानो के पास जाकर बैठ गया। लेकिन जब उसने रुद्र की ओर देखा तो अचानक थोड़ा घबराया हुआ लगने लगा। उसे महसूस हुआ कि रुद्र इस समय बहुत आत्मविश्वासी दिख रहा है। अगर वाकई उसे सिम्फनी नंबर 9 आती है तो मेरा हारना तय है। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़का तो एक गरीब डिलीवरी वाला है, ये सिम्फनी नंबर 9 कैसे बजा सकता है? मुझे शांत रहना होगा। विवेक ने गहरी सांस ली और खुद को संयमित किया। मिस्टर विवेक, मिस्टर रुद्र, क्या आप दोनों तैयार हैं? मिस सरोजनी ने नरमी से पूछा। हां, शुरू कर सकते हैं, रुद्र ने शांत स्वर में जवाब दिया। ठीक है, तो शुरू करें, मिस सरोजनी ने घोषणा की। रुद्र का प्रदर्शन स्पष्ट रूप से विवेक से तेज था, क्योंकि विवेक अभी सही स्थिति में नहीं था। लेकिन जैसे ही विवेक ने रुद्र की धुन सुनी, उसने भी तुरंत चाबियों पर अपनी उंगलियां रखी। अब विवेक पूरी तरह से पिछड़ चुका था, क्योंकि मुकाबले की अचानक शुरुआत ने उसे परेशान कर दिया था।
जैसे ही रुद्र की उंगलियां चाबियों को छूने लगी, वो जैसे खुद पियानो में समा गया हो, मानो बाहरी दुनिया का उससे कोई लेना देना ही ना हो। उसके बचपन की यादें उसकी आंखों के सामने तैरने लगी। वो समय जब वो अनाथ नहीं था, नहीं कोई निकम्मा गरीब। तब उसके पास उसका परिवार था, उसकी मां थी। लेकिन एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। रुद्र की पियानो धुन कलेक्टिव स्ट्रोक की पूरी हॉल में फैल गई। सभी लोग हैरानी से उसकी ओर देख रहे थे, यहां तक कि उसका प्रतिद्वंदी विवेक भी 1 मिनट से कम में बजाना रोककर उसे टकटकी लगाए देखने लगा। कौन सोच सकता था कि एक साधारण सा दिखने वाला लड़का इतनी जबरदस्त धुन बजा सकता है। प्रिया को एहसास हुआ कि वो रुद्र के बारे में बहुत कम जानती है। जितना ज्यादा वो उसके साथ वक्त बिताती, उतना ही ज्यादा उसे उसके रहस्य समझ आते। अगर उसने अपनी आंखों से ये सब न देखा होता तो वो कभी नहीं मानती कि ये आम सा लड़का असल में पियानो का उस्ताद है। माया और कणिका के पास अपनी भावनाओं को बयां करने के लिए शब्द नहीं थे, खासकर माया, जो आज रुद्र को यहां सिर्फ इसलिए लाई थी ताकि वह उसे किसी पियानो न समझने वाले के रूप में मजाक बना सके। लेकिन उसने तो खुद कसली पियानो उस्ताद को सामने खड़ा पाया। विवेक रुद्र को देख रहा था। उसकी आंखों में अस्वीकार, ईर्ष्या और जलन के भाव थे। उसने सिम्फनी नंबर 9 के बारे में बहुत सुना था, लेकिन कोई भी इसे पूरी भावना के साथ नहीं बजा पाया था। इसे बजाना मुश्किल नहीं था, महसूस कर पाना और उसकी भावनाओं को दर्शाना मुश्किल था। और बिना रमाकांत जैसे दुखद जीवन अनुभव किए कोई उसकी आत्मा नहीं पकड़ सकता था। लेकिन रुद्र के लिए दुखद अनुभव कोई नई बात नहीं थी। वो अमीरी की चकाचौंध भी देख चुका था और गरीबी की कड़वाहट भी। बहुत लोग उसे निकम्मा समझते थे, लेकिन असल में वो इन बातों की परवाह ही नहीं करता था। दुनिया का सबसे अमीर आदमी कभी किसी भिखारी की गाली से परेशान नहीं होता, क्योंकि दोनों अलग ही दुनिया के लोग होते हैं। आर्या, विवान, निशा, कावेरी सब भौचक्के थे। इस समय रुद्र ऐसा लग रहा था मानो खुद रमाकांत का अवतार हो। उसकी भावनाएं और संगीत एक हो चुके थे। ये सब कुछ उसकी मां की विरासत थी। रुद्र की संगीत प्रतिभा का बड़ा हिस्सा उसे अपनी मां से मिला था। प्रिया की आंखें बंद थी। उसे सिम्फनी नंबर 9 की तकनीकी समझ नहीं थी, लेकिन वह रुद्र के संगीत से निकली भावना को महसूस कर पा रही थी। उस संगीत में जीवन से असंतोष था, अपनी नियति के प्रति बेबसी थी और दुनिया के प्रति उपेक्षा भी। प्रिया नहीं समझ पाई कि एक 20-22 साल के लड़के के पास इतनी गहराई कैसे हो सकती है। शायद मैं रुद्र को बिल्कुल भी नहीं जानती, प्रिया ने मन ही मन सोचा। धीरे धीरे रुद्र की पियानो धुन नरम होने लगी। जैसे जैसे संगीत समाप्ति की ओर बढ़ा, उसकी धुन अचानक स्पष्ट हो गई, ये दर्शाते हुए कि दुख के साथ साथ उसके दिल में आशा और उजाला भी है। अंततः अंतिम सुर धीमे से गिरा। वहां मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया और हैरान आंखों से रुद्र को देखने लगा। रुद्र ने गहरी सांस ली और खुद को यादों से निकालकर फिर से हकीकत में लौकिर वो धीरे से उठा और विवेक की ओर देखा, जो कोई भी पियानो के बारे में थोड़ी सी भी समझ रखता था। वो पहले ही इस मुकाबले का नतीजा जान चुका था। शुरुआत से ही विवेक और रुद्र एक स्तर के नहीं थे। साफ शब्दों में कहें तो इन दोनों की तुलना ही नहीं थी। रुद्र को तो निस्संदेह जीतना ही था। मैं हार गया। हालांकि विवेक का स्वभाव अच्छा नहीं था, लेकिन पियानो के मामले में उसे अपनी सीमाओं का एहसास था। हार जाना हार है। अगर वो हार कर भी न माने तो खुद और अपने गुरु दोनों की बेइज्जती करे। तुम हार मानते हो? रुद्र ने उसकी बात सुनकर हल्की हंसी में कहा, तुमने पहले मुझे कचरा कहा था ना, लेकिन अब तुम मुझसे भी नहीं जीत सके, तो क्या मैं कह सकता हूं कि तुम कचरे से भी गए गुजरे हो। विवेक को उम्मीद नहीं थी कि रुद्र खुद को कचरा कहने वाली बात उसी के खिलाफ यूं इस्तेमाल करेगा ताकि अब वही नीचा दिखे। तुम दोनों पहले कितने घमंडी बन रहे थे ना, अब क्या हुआ?
चुप क्यों हो? माया ने होंठ सिकोड़ते हुए चिल्लाया। तुम कहते थे कि तुम नंद के पर्सनल शिष्य हो, लेकिन रुद्र से भी नहीं जीत पाए। मुझे समझ नहीं आता कि तुम में घमंड करने लायक है ही क्या। पहले विवेक और आर्या ने माया को काफी अपमानित किया था। अब मौका मिला था तो वह चुकना नहीं चाहती थी। विवेक ने सिर उठाकर माया की ओर देखा। उसे समझ आ गया कि वो हार चुका है और अब यहां रुकने की कोई वजह नहीं है, इसलिए वो मुड़कर जाने लगा। रुको जरा। लेकिन तभी रुद्र विवेक चौंका, फिर पीछे मुड़कर पूछा, अब क्या है? तुम्हें याद है तुमने पहले मुझसे क्या कहा था? रुद्र ने शांत स्वर में पूछा। मैंने क्या कहा था? मुझे याद नहीं। विवेक का चेहरा उतर गया। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने रुद्र से हारने पर प्रिया और बाकी सबसे माफी मांगने का वादा किया था, लेकिन अब इतने लोगों के सामने माफी मांगनी पड़े, ये बात उसे मंजूर नहीं थी। इसलिए वो अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने खुद ही कहा था कि हारने पर माफी मांगोगे, अब कैसे भूल गए? माया ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। मैंने क्या? मैंने ऐसा कहा था। विवेक थोड़ी देर के लिए अटक गया और फिर झूठ बोलने लगा। दूसरी मंजिल पर मौजूद सभी लोगों ने सुना है। अब भी मना करोगे? देखो, वहां कैमरा भी लगा है। अगर तुम ना भी मानो तो हम वीडियो देख सकते हैं। माया ने छत की ओर इशारा करते हुए कहा। विवेक कैमरे की ओर देखकर बिल्कुल निराश हो गया। फिर कुछ देर झिझक कर प्रिया के पास गया। होठ भींचते हुए धीरे से बोला, आई एम सॉरी। जाओ, जाकर पियानो ठीक से सीखो और अपने गुरु की और बेइज्जती मत कराओ। प्रिया ने घृणा से कहा। यह सुनकर विवेक का चेहरा और भी बिगड़ गया। पहले तो रुद्र से हारना, फिर प्रिया से माफी मांगना, यह सब पहले ही अपमानजनक था। लेकिन अब प्रिया की यह बात सुनकर वो अंदर तक जल उठा। उसने बचपन से आज तक इतनी बेइज्जती कभी नहीं झेली थी। उसके दिमाग में अब बस एक ही ख्याल था, यहां से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना। आर्या, चलो यहां से। उसने पीछे मुड़कर आर्या से कहा। बेकार इंसान, अगर तुम्हें जाना है तो अकेले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही। आर्या ने तुरंत तेवर बदलते हुए उसे डांट दिया। इस पल आर्या का विवेक के प्रति रवैया पूरी तरह बदल गया। रुद्र ने यह दृश्य देखा और हंस पड़ा। मन ही मन सोचा, ये लड़की कितनी जल्दी पलट जाती है। आर्या के डांटने के बाद विवेक कुछ नहीं बोला, बस सिर झुकाए शर्मिंदा होकर चला गया। आर्या ने प्रिया की ओर घुरा और फिर अपना बैग उठाकर जाने लगी। आर्या, तुमने अभी तक मुझसे माफी नहीं मांगी। जाना कहाँ चाहती हो? माया ने उसे जाते देख रास्ता रोक लिया। माफी? मैं क्यों माफी मांगू? आर्या ने व्यंग से कहा। हमने पहले तय किया था, अगर विवेक हारता है तो तुम्हें माफी मांगनी होगी। अब बात से पलट रही हो? माया ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। वो विवेक था जिसने रुद्र से शर्त लगाई थी और वही हारा है। अब मैंने उससे रिश्ता तोड़ लिया है, उसकी हार से मेरा क्या लेना देना? मैं क्यों माफी मांगू? आर्या ने बेशर्मी से जवाब दिया। उसने फिर रुद्र की ओर देखा और व्यंग में कहा, तो क्या हुआ अगर वह एक गरीब डिलीवरी बॉय है जिसे पियानो बजाना आता है? इसमें बड़ी बात क्या है? पियानो कौन नहीं बजा सकता? अगर वाकई माफी चाहिए तो मुझसे गिटार में मुकाबला करो। कणिका ने उसकी बात सुनी तो हल्के से मुस्कुराई और धीरे से कहा, आर्या, तुम ये बात कैसे कह सकती हो? मेहरा मैनर में हर कोई जानता है कि तुम राष्ट्रीय गिटार प्रतियोगिता में टॉप 3 में रही हो, अभी पियानो में हारी हो और अब रुद्र को गिटार में चुनौती दे रही हो। गिटार और पियानो दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ, और ये तो हद ही हो गई, प्रिया ने भी जोड़ा और फिर माया से कहा, माया, ऐसे लोगों से बहस मत करो। ये माफी मांगे या ना मांगे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही, जिसके पास जरा भी इज्जत नहीं है उससे बहस करने का कोई मतलब नहीं, माया ने मुंह बनाकर कहा और फिर मुड़कर प्रिया के पास जाने लगी। रुक जा,
तुमने किसे बेशर्म कहा? आर्या चिल्लाई। मेहरा मैनर में वो एक जानी मानी सुंदर लड़की थी और यहाँ कलेक्टिव स्ट्रोक में भी बहुत लोग उसे जानते थे। इसलिए माया के इस ताने से वो शर्मिंदा हो गई। माया ने ठंडी नजर से कहा, तुम नहीं जानती कि मैं किसे बेशर्म कह रही हूं। तुमने साफ साफ कहा था कि हारने पर माफी मांगोगी, लेकिन अब पलट रही हो। ये बेशर्मी नहीं तो और क्या है? माया ने अपनी बड़ी नम आंखों से चिल्लाकर जवाब दिया। हाँ, तुम चाहती हो कि मैं तुमसे माफी मांगू? ठीक है, अगर अभी तुम मुझसे गिटार पर मुकाबला कर लो और मैं हार जाऊं, तो मैं घुटनों पर बैठकर तुमसे माफी मांग लूंगी। क्या तुम्हें हिम्मत है? आर्या ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। तुम नहीं जानती कि मैं किसे बेशर्म कह रही हूं। तुमने साफ साफ कहा था कि हारने पर माफी मांगोगी, लेकिन अब पलट रही हो। यह बेशर्मी नहीं तो और क्या है? माया ने फिर गुस्से से दोहराया। उसकी आवाज में दर्द और रोष दोनों झलक रहे थे। हाँ, तुम चाहती हो कि मैं तुमसे माफी मांगू? ठीक है, आर्या ने ताने भरे लहजे में कहा, अगर अभी तुम मुझसे गिटार पर मुकाबला कर लो और मैं हार जाऊं, तो मैं घुटनों पर बैठकर तुमसे माफी मांग लूंगी। क्या तुम में हिम्मत है? प्रिया ने थोड़ी देर झिझकते हुए आर्या की ओर देखा, फिर एक कदम आगे बढ़कर ठंडे स्वर में बोली, अगर तुम्हें सच में मुकाबला करना है तो मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करूंगी। हालांकि प्रिया को पियानो का ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन उसने अपने स्वभाव को निखारने के लिए बचपन से ही गिटार बजाना सीखा था, इसलिए उसका वाद्य यंत्र बजाने का कौशल ठीक ठाक था। आर्या का इतना आक्रामक व्यवहार देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई। मुझे तुमसे क्यों मुकाबला करना चाहिए? आर्या ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मैं तो उस डिलीवरी बॉय से मुकाबला करना चाहती हूं। आर्या कोई मूर्ख नहीं थी। उसे लगा कि भले ही रुद्र पियानो बजा सकता हो, लेकिन गिटार नहीं। इसलिए उसने प्रिया से मुकाबला करने का जोखिम नहीं लिया और सीधे रुद्र को चुनौती दे दी। रुद्र वहीं खड़ा आर्या को देखता रहा। उसकी आंखों में बेबसी की एक झलक थी। शांत स्वर में बोला, मुझे यहां तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने का मूड नहीं है। यह कहकर वह प्रिया के पास गया और शांत भाव से बोला, चलो, ऐसे लोगों के स्तर पर उतरने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। प्रिया ने हल्के से सिर हिलाया और जाने का इरादा जताया, लेकिन जब आर्या ने देखा कि वे जाने वाले हैं, तो उसे यह मंजूर नहीं था। वो सीधा रुद्र के सामने आ गई और जोर से चिल्लाई, तुम जा सकते हो, लेकिन पहले मुझसे माफी मांगनी होगी। तुमसे माफी? प्रिया ने यह सुनकर हैरानी से कहा। उसे समझ नहीं आया कि आर्या आखिर सोच क्या रही है। हाँ, अगर तुम मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखते, तो इसका मतलब है कि तुम हार गए, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। आर्या ने घूरते हुए कहा, तो रुद्र की आंखों में गुस्सा और तिरस्कार दोनों झलकने लगे। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? ये तो हमारी दरियादिली है कि हम तुमसे माफी नहीं मांग रहे, वरना तुम कौन होती हो कि हम तुमसे माफी मांगे? प्रिया ने गुस्से में कहा, मुझे कुछ नहीं पता। अब तुम्हारे पास दो ही विकल्प है, या तो ये डिलीवरी बॉय मेरे साथ गिटार पर मुकाबला करे, या फिर तुम अभी माफी मांगो, वरना आज यहां से कोई नहीं जाएगा। आर्या ने घमंड से चिल्लाया। रुद्र, प्रिया और बाकी सब लोग असल में आर्या से बहस नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसे झगड़ालू स्वभाव वाले इंसान से बहस करना बेकार है। इसलिए जब उसने रुद्र से गिटार पर मुकाबले की बात कही तो उन्होंने उसे नजरअंदाज किया, क्योंकि उन्हें पता था वो गिटार बजाना जानता ही नहीं। जब वह छोटा था, तब उसने अपनी मां के साथ पियानो सीखते हुए थोड़े समय तक गिटार भी सीखा था, लेकिन बाद में उसमें उसकी रुचि कम हो गई। उसने खुद ही गिटार छोड़ दिया और पूरी लगन पियानो पर लगा दी। अब तो वह केवल एक ही साधारण गिटार पीस बजा सकता था, जो कोई प्रसिद्ध धुन नहीं थी, बल्कि उसकी मां द्वारा कभी ऐसे ही बनाई गई एक सादे टुकड़े जैसी रचना थी। इसी कारण उसने आर्या की चुनौती ठुकरा दी थी। आर्या, क्या तुम्हें लगता है कि यह जगह तुम्हारा घर है? अगर हम जाना चाहें तो हम चले जाएंगे, ये तुम तय नहीं करोगी।
कणिका अब और सहन नहीं कर सकी और गुस्से से चिल्लाई, अगर तुम अभी चली गई तो इसका मतलब होगा कि तुम हार मान गई। आर्या ने आंखें फैलाकर जवाब दिया, तुम जैसी बेहया लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। शर्म तो तुम्हें छू तक नहीं गई। माया ने गुस्से में कहा, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। अब या तो हार मान लो या उस निकम्मे को मेरे साथ गिटार पर मुकाबला करने दो। फैसला तुम्हें करना है। माया ने द्वितीय मंजिल का रास्ता रोकते हुए दम से कहा, मैं तो आज जा रही हूं और हम इतने सारे लोग हैं, क्या तुम अकेली हमें रोक लोगी? आर्या ने तंज भरे स्वर में कहा। माया झल्लाकर बोली और उसे हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, अगर आज तुम में से किसी ने मुझे छुआ तो मैं अपने चाचा से कहकर तुम सबको गिरफ्तार करवा दूंगी। भले सजा ना हो, लेकिन 1 हफ्ता तो हवालात में रखवा ही दूंगी। फिर देखना। आर्या की बात सुनकर कणिका को अचानक याद आया कि आर्या का चाचा मेहरा मैनर में पुलिस स्टेशन का डायरेक्टर है। अगर आज का मामला बड़ा हो गया तो वाकई परेशानी हो सकती थी। उसने तुरंत माया को रोका और इशारा किया कि वो कुछ ना करे। कणिका, तुम मुझे क्यों रोक रही हो? माया नाराज होकर चिल्लाई। माया, जल्दबाजी मत करो। कणिका ने धीमे स्वर में जवाब दिया, जाना है तो चुपचाप जाओ। आर्या की शक्ल और ज्यादा घमंडी हो गई जब उसने देखा कि कणिका ने माया को रोका। यह दृश्य देखकर रुद्र को कणिका की मंशा समझ आ गई। उसे पता था कि अगर उसने आर्या की गिटार चुनौती नहीं स्वीकारी तो वे यहां से आसानी से निकल नहीं पाएंगे। इसलिए कुछ पल रुककर वो आर्या के पास गया और शांत स्वर में बोला, क्या तुम पक्के तौर पर मेरे साथ गिटार पर मुकाबला करना चाहती हो? हाँ, आर्या ने बिना झिझक के सिर हिलाया। तुम मेरे साथ मुकाबला कर सकती हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। रुद्र ने शांत स्वर में कहा। क्या शर्त है? आर्या ने पूछा। मैंने पहले कभी गिटार नहीं बजाया, इसलिए मैं ज्यादा धुन नहीं जानता। अगर तुम्हें सच में मुझसे मुकाबला करना है तो तुम अपनी पसंद की धुन बजाओ और मैं अपनी। फिर हम कुछ गिटार जानने वालों से जजमेंट करवाएंगे कि किसने बेहतर बजाया। कैसा रहेगा? रुद्र ने हल्के स्वर में कहा। ठीक है, तुम अपनी धुन बजाओ, मैं अपनी। फिर सब मिलकर वोट करेंगे कि किसने बेहतर बजाया। सही है, आर्या मुस्कुराई। उसे यकीन हो गया था कि रुद्र को गिटार बजाना नहीं आता, इसलिए उसने झट से मान लिया। रुद्र ने जब आर्या का मुकाबला स्वीकार किया तो कणिका के चेहरे पर बेबसी की झलक आई। वह तेजी से रुद्र के पास आई और धीमे स्वर में बोली, रुद्र, क्या तुम पागल हो गए हो? भले ही आर्या का पियानो अच्छा ना हो, लेकिन वह गिटार में पूरे देश में टॉप 3 में आती है। पूरे मेहरा मैनर में कुछ ही लोग हैं जो उसे हरा सकते हैं, और तुम तो गिटार बजाना जानते भी नहीं। मुकाबला करोगे तो सिर्फ अपनी बेइज्जती कराओगे। सच में रुद्र, तुमने आज विवेक को हराकर पहले ही बहुत कुछ कर दिखाया है। फिर आर्या से क्यों भिड़ गए? प्रिया ने भी हैरानी से कहा, तुमने उसके रवैया देखे ही हैं। अगर मैं उसका सामना नहीं करता तो वो हमें इतनी आसानी से जाने नहीं देती। वैसे भी मैंने पहले ही कह दिया है कि मुझे गिटार बजाना नहीं आता, तो अगर हार भी गया तो कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन अगर किस्मत से जीत गया तो वह भी मान जाएगी। रुद्र ने शांत स्वर में जवाब दिया। कणिका और प्रिया ने उसका जवाब सुनकर गहरी सांस ली। कणिका तो आज बस पुराने दोस्तों से मिलने आई थी, लेकिन यहां इतनी बड़ी बात हो जाएगी उसने सोचा भी नहीं था। शुक्र है कि रुद्र साथ था, वरना आज आर्या सबकी बेइज्जती कर देती। जहां तक गिटार मुकाबले की बात है, उनके मन में कोई खास उम्मीद नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा रुद्र हार जाएगा और आर्या को कोई बहाना मिल जाएगा उन्हें छोड़ने का। इसलिए उन्होंने उसे और समझाने की कोशिश नहीं की। मिस्टर किशोर, क्या तीसरी मंजिल पर कोई गिटार है? आर्या ने अचानक चिल्लाकर पूछा। हाँ, तीसरी मंजिल पर गिटार है, किशोर ने जवाब दिया। वो आर्या को नाराज नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अनिच्छा से हामी भरी। डिलीवरी बॉय, मेरे साथ तीसरी मंजिल चलो, आर्या ने घृणा से कहा और सीढ़ियों की ओर चल पड़ी। रुद्र ने उसकी ओर देखा और बेब्सी से सांस ली।
फिर उसके पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगा। कुछ ही देर बाद रुद्र, प्रिया, माया और अन्य तीसरी मंजिल पर पहुंच गए, जबकि विवान, निशा और बाकी लोग तमाशा देखने के लिए उनके पीछे पीछे आए। ऊपर पहुंचने के बाद रुद्र ने एक जेंटलमैन की तरह आर्या को पहले गिटार बजाने दिया। आर्या ने बिना कोई झिझक दिखाए सीधे जाकर गिटार के सामने बैठ गई और अपनी उंगलियां तारों पर रख दी। वह बजाने के लिए तैयार थी। उसकी नजर में रुद्र तो एक गरीब डिलीवरी बॉय था। भले ही उसने पियानो पर विवेक को हरा दिया हो, लेकिन गिटार पर वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए उसके चेहरे पर पूरी तरह से आत्मविश्वास और ढीलापन था। जैसे ही उसकी उंगलियों ने तारों को छुआ, कमरे में एक मधुर और मन भावन ध्वनि गूंजने लगी। पहले टुकड़े की शुरुआत शांत और कोमल थी, लेकिन कमरे में मौजूद हर किसी के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उनकी आंखों में अविश्वास था। जैसे जैसे उसकी उंगलियां तारों पर तेजी से चलने लगी, मूल रूप से शांत और कोमल धुन अब गहराई और जुनून से भर गई। आर्या रिवर फ्लोस इन यू बजा रही थी। प्रिया ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। उसने अपना मुंह ढक लिया और आश्चर्य में बुदबुदाई, सही कहा, यही रिवर फ्लोस इन यू है। मैंने इसे यूनिवर्सिटी में सुना था। मुझे नहीं लगा था कि इतने सालों बाद आर्या की गिटार स्किल इतनी ऊंचाई तक पहुंच चुकी होगी कि वह ये टुकड़ा बजा सके। कणिका ने धीमे स्वर में जवाब दिया, लगता है आर्या वाकई रुद्र को हराना चाहती है। उसने जानबूझकर ऐसा कठिन गाना चुना है ताकि रुद्र, जिसे गिटार का ज्ञान ही नहीं है, हार जाए। प्रिया की आवाज में नाराजगी थी। उसे अच्छी तरह से पता था कि अगर आर्या ने कोई और गाना चुना होता तो शायद रुद्र के जीतने की थोड़ी सी उम्मीद रहती, लेकिन आर्या को रुद्र को कोई मौका नहीं देना था। क्या ये रिवर फ्लोस इन यू इतना कठिन है? रुद्र ने प्रिया और कणिका की बातचीत सुनकर भौहें चढ़ा ली। रुद्र, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें ये गाना भी नहीं पता? प्रिया ने चौंक कर पूछा। मैंने पहले ही कहा था, मुझे गिटार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं और मैं ज्यादा गाने नहीं जानता। रुद्र ने शांत स्वर में जवाब दिया। अगर तुम्हें गिटार नहीं भी आता तो भी रिवर फ्लोस इन यू तो सुना होता। ये पुणे के टॉप 10 गानों में पहले नंबर पर था। प्रिया ने निराश होकर कहा, मैंने कभी नहीं सुना। रुद्र ने उसकी ओर देखा और सिर हिला दिया। रुद्र को देखकर प्रिया पूरी तरह असहाय महसूस कर रही थी। उसने सोचा था कि शायद रुद्र विनम्रता से कह रहा है कि उसे गिटार नहीं आता, लेकिन अब लग रहा था कि उसे सच में कुछ पता नहीं। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने रिवर फ्लोस इन यू जैसा प्रसिद्ध टुकड़ा कभी नहीं सुना। यह टुकड़ा पुणे में सबसे कठिन माना जाता है और वही लोग इसे बजा सकते हैं जो बहुत प्रसिद्ध गिटारिस्ट है। इसलिए जब लोगों को पता चला कि आर्या यही टुकड़ा बजाने वाली है तो सभी चौंक गए। अब सब खत्म हो गया। रुद्र ने तो यह टुकड़ा सुना तक नहीं। वो आज जरूर हारेगा। हालांकि माया को भी गिटार की ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वह भी अब समझ गई थी कि रुद्र शायद गिटार के मामले में पूरी तरह अनभिज्ञ है। फिर भी रुद्र का चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे उसे आर्या की परफॉर्मेंस में कुछ खास नजर ही नहीं आया हो। गिटार से मधुर ध्वनियां निकल रही थी। आर्या का बजाना इतना प्रभावशाली था कि सब लोग उस संगीत में डूब गए। प्रिया और कणिका ने भी ये सोचना बंद कर दिया कि रुद्र जीतेगा या हारेगा। वे चुपचाप आर्या की प्रस्तुति का आनंद लेने लगी। जैसे जैसे धुन तेज होती गई, आर्या और भी भावुक होती गई। उसकी उंगलियां और तेज चलने लगी। संगीत में उठाव आया और फिर अंत में वह वापस शांत हो गया। आर्या ने पूरे आत्मविश्वास से प्रदर्शन खत्म किया। फिर एक गहरी सांस ली। इस टुकड़े को पूरा बजाना काफी थकाऊ था, इसलिए वह थोड़ी थकी हुई सी लग रही थी। लेकिन जब उसने सभी के चेहरे पर आश्चर्य देखा तो एक गर्व भरी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। असल में यही नजारा वह देखना चाहती थी, सबको अपनी गिटार स्किल्स से चौंकाना, और आज वह इसमें सफल रही। उसकी रिवर फ्लोस इन यू की प्रस्तुति ने सबको स्तब्ध कर दिया।
प्रिया ने मन ही मन स्वीकार किया कि अगर आज वो खुद भी बजाती तो आर्या धीरे धीरे खड़ी हुई और सीधे रुद्र की ओर देखने लगी। उसे लगा था कि उसकी प्रस्तुति सुनकर रुद्र इतना चौंक जाएगा कि एक शब्द भी नहीं कह पाएगा और शायद हार भी मान लेगा। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से रुद्र के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। उसकी आंखों में वैसा भाव था जैसे उसने कोई सामान्य सा गिटार टुकड़ा सुना हो। क्या वाकई रुद्र को गिटार के बारे में कुछ भी नहीं पता? मैंने रिवर फ्लोस इन यू इतनी परफेक्शन से बजाई, फिर भी उसका कोई रिएक्शन नहीं। आर्या के मन में यह सोच चल रही थी और फिर उसने जोर से कहा, अब तक क्या कर रहे हो? तुम्हारी बारी है, क्या अब भी जारी रखना जरूरी है? मिस आर्या का प्रदर्शन तो लगभग परफेक्ट था। एक दर्शक ने कहा, मुझे लगता है कि अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, अब कोई मतलब नहीं रह गया है। मिस आर्या का गिटार टैलेंट तो बेमिसाल है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि खुद को और ज्यादा शर्मिंदा मत करो और हार मान लो। निशा, विवान और बाकी लोग भी रुद्र को हार मानने के लिए कहने लगे, लेकिन रुद्र ने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। वो शांतिपूर्वक आर्या के पास गया और बोला, मत भूलना, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरी मंगेतर से घुटनों के बल माफी मांगनी होगी। आर्या को उसकी बातों से बहुत गुस्सा आया। इस समय वो न सिर्फ हार नहीं मान रहा था, बल्कि उसे यकीन था कि वह जीत सकता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना आत्मविश्वास उसमें आया कहां से। यहां तक कि प्रिया और बाकी लोग भी समझ नहीं पा रहे थे कि जब मामला इस हद तक आ चुका है, तब भी रुद्र को लगता है कि वह जीत सकता है। कितनी भ्रम में जीने वाली सोच है ये। आर्या ने रिवर फ्लोस इन यू का प्रदर्शन बिना किसी गलती के किया। यहां तक कि अगर कोई असली गिटार वादक भी वहां होता तो भी वो उसे हराने को लेकर आत्मविश्वास से भरा नहीं होता। दूसरी ओर रुद्र में हार मानने का कोई संकेत नहीं था। बाकी सभी लोगों के लिए वो खुद को ही शर्मिंदा कर रहा था। उसने दर्शकों की जिज्ञासु नजरों को अनदेखा किया और वाद्य यंत्र के सामने जाकर अपना प्रदर्शन शुरू किया। रुद्र ने गहरी सांस ली और अपने हाथ स्ट्रिंग्स पर रख दिए। उसकी मां ने एक बार कहा था, जब भी तुम्हारी उंगलियां तारों को छुए, बाकी दुनिया को भूल जाना, क्योंकि तुम्हें खुद को गिटार से एक कर देना है। जब उसे पता है कि वह जीत नहीं सकता, तो फिर खुद को शर्मिंदा करने मंच पर क्यों जा रहा है? माया बड़बड़ाई और होंठ फुलाकर बोली। प्रिया चुपचाप खड़ी रही, उसकी ओर देखती रही। इसी बीच एक मधुर धुन पूरे वातावरण में गूंज उठी। रुद्र की गिटार की धुन सुनकर हर कोई चकित हो गया। ये कौन सी कंपोजिशन है? हाँ, कुछ अजीब सी लग रही है। क्या किसी ने पहले ये धुन सुनी है? ये क्या बजा रहा है? गिटार की कुछ दर्जन भर ही क्लासिक धुनें होती हैं, लेकिन ये तो मैंने पहले कभी नहीं सुनी। एक सूट पहने अधेड़ आदमी से रहा नहीं गया। वो गुस्से में रुद्र की ओर देखकर बोला। एक संगीतकार के तौर पर वह आम तौर पर किसी भी प्रसिद्ध गिटार धुन को सिर्फ सुनकर पहचान सकता था। ये तो एक डिलीवरी बॉय है, एक हारा हुआ गरीब। इससे भला अच्छी संगीत की क्या उम्मीद की जा सकती है? मुझे लगता है ये बस मनमानी बजा रहा है। क्या यह सच में आर्या को हराने की कोशिश कर रहा है? कमरे में लोग आपस में फुसफुसाते हुए बातें करने लगे। प्रिया भी उलझन में थी, क्योंकि उसने भी पहले कभी ये धुन नहीं सुनी थी, लेकिन उसे ये सुंदर लगी, जैसे ये कोई कहानी सुना रही हो। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने आंखें बंद की और संगीत में खुद को खो दिया। रुद्र की उंगलियां लगातार तारों को छू रही थी और अब उसकी मुद्रा पहले से कहीं ज्यादा स्थिर थी। वो अब उस डरे से रुद्र जैसा नहीं रहा था। उसकी धुन अब और ज्यादा गहरी और जोशीली हो रही थी। असल में रुद्र ने किसी को धोखा नहीं दिया था। उसे गिटार की ज्यादा जानकारी नहीं थी। वो उतना निपुण नहीं था जितना पियानो में। ये वही एकमात्र गिटार धुन थी जो वह जानता था, और ये धुन उसकी मां ने उसके पिता के लिए लिखी थी। इस धुन में ऐसा क्या है कि इतना अच्छा लग रहा है? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई कहानी सुना रही हो। ये धुन भले ही अनजानी हो,
लेकिन वाकई बहुत सुंदर है। थोड़ा चुप रह सकते हो क्या? मैं ध्यान लगाना चाह रही हूं। अब तक जो भी लोग रुद्र से नाखुश थे, वे अब उलझन में पड़ गए थे, और जैसे जैसे उसकी रफ्तार बढ़ रही थी, लोग और भी ज्यादा चकित होते जा रहे थे। प्रिया तो पूरी तरह हैरान थी। उसे अंदाजा नहीं था कि यह धुन उस पर इतना असर डालेगी। वो खुद को इस संगीत में पूरी तरह डूबा हुआ महसूस कर रही थी। गिटार की आवाज के साथ उसकी भावनाएं भी बदलती जा रही थी। आर्या स्तब्ध खड़ी रुद्र को देख रही थी। अब उसे महसूस होने लगा कि उसका प्रदर्शन रुद्र की धुन के सामने फीका था। इस समय रुद्र का प्रदर्शन न सिर्फ तीसरी मंजिल पर मौजूद लोगों को प्रभावित कर रहा था, बल्कि पहली और दूसरी मंजिल पर अभ्यास कर रहे लोग भी उसकी धुन की ओर खींचे चले आए और चुपचाप बैठकर सुनने लगे। आज इस कलेक्टिव स्ट्रोक में हो क्या रहा है? भीड़ में अचानक किसी पुरुष की आवाज सुनाई दी। लोग इस आवाज से नाराज हो गए। उन्हें लगा कि जब कोई गिटार बजा रहा हो तो यूं बोलना बहुत ही असम्मानजनक है। इससे बजाने वाले की एकाग्रता भी भंग हो सकती थी। कुछ गुस्साए दर्शक उस आदमी को डांटने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि बोलने वाला कौन था, वे सब चुप हो गए। नीचे की मंजिल से एक युवक और एक युवती ऊपर आए। लड़का आकर्षक था और लड़की बेहद हॉट और आकर्षक। वे दोनों हाथों में हाथ डाले हुए थे और उनके बीच की नजदीकी साफ दिख रही थी। क्या वो कलेक्टिव स्ट्रोक की मालिक मिस सानवी नहीं है? हाँ, और उसके साथ जो है, क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है? नामुमकिन। मिस सानवी को मेहरा मैनर की सबसे सुंदर लड़की माना जाता है। अनगिनत अमीर लड़के उसे पटाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उसने सबको ठुकरा दिया। वो उसके साथ कैसे हो सकती है? जब वो जोड़ा पास आया तो जो लोग अभी तक रुद्र की गिटार धुन में मग्न थे, आपस में फुसफुसाने लगे। जरा धीरे बोलो। वो लड़का समरेंद्र है, लॉसन परिवार का सबसे बड़ा बेटा। अगर उसने सुन लिया तो पछताना पड़ेगा। एक लड़की ने धीरे से दूसरों को चेताया। क्या वाकई वो समरेंद्र है? मुझे लगा वो विदेश चला गया था। ये कब वापस आया? भीड़ में लोग और ज्यादा उत्सुक हो गए। इसी दौरान विवान समरेंद्र के पास आया और बोला, समरेंद्र, तुम? कसमरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, मैं कुछ दिन पहले लौटा हूं। समरेंद्र, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? मैं खुद मिलने आता। विवान इस बार बहुत नरम व्यवहार कर रहा था, जो उसके घमंडी स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। हम दोस्त हैं, विवान। इतनी औपचारिकता क्यों? समरेंद्र ने हल्के से हाथ हिलाया। यह बात गौर करने लायक है कि लॉसन परिवार मेहरा मैनर में बहुत प्रसिद्ध और प्रभावशाली था। उनका व्यापार और राजनीति दोनों में दखल था। मेहरा परिवार कई बार लॉसन परिवार की मदद ले चुका था। हर त्योहार पर विवान के दादा खुद समरेंद्र के दादा से मिलने जाया करते थे। इससे उनके सामाजिक रसूख का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसीलिए विवान भी समरेंद्र के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता था। विवान ने पूछा, ये क्या चल रहा है यहां? समरेंद्र ने भीड़ की ओर इशारा करते हुए पूछा, जो रुद्र को घेरे हुए थी। ये मेरी कजिन प्रिया का मंगेतर है। रुद्र अभी इसका मुकाबला गिटार में आर्या रॉय से कर रहा है। विवान ने जवाब दिया। प्रिया का मंगेतर? समरेंद्र ये सुनकर मुस्कुरा उठा और बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी कजिन का मंगेतर भी है। मैं जानना चाहूंगा कि वो शख्स कौन है जिसने मेहरा मैनर की नंबर 1 ब्यूटी का दिल जीत लिया। जब समरेंद्र को यह पता चला कि इस समय गिटार बजाने वाला व्यक्ति प्रिया का मंगेतर है, तो वह थोड़ा हैरान रह गया और उसने विवान के साथ भीड़ के सबसे अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ना शुरू किया। वहां मौजूद दर्शकों को जब समरेंद्र और सानवी की पहचान पता चली, तो वे खुद ब खुद उन्हें रास्ता देने लगे। लेकिन जब समरेंद्र ने रुद्र को देखा, तो उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रिया का मंगेतर इतना साधारण दिखने वाला लड़का होगा। वहीं समरेंद्र की गर्लफ्रेंड सानवी रुद्र को दिलचस्पी से देखती रही और हल्के स्वर में बोली, इस लड़के की धुन कुछ अलग ही है। मैंने पहले कभी नहीं सुनी और इसका स्टाइल भी बहुत यूनिक है।
लगता है ये गिटार का उस्ताद है। मिस सानवी की तारीफ मिलना तो इसके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। विवान ने कुछ जलन भरे लहजे में जवाब दिया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि एक गरीब डिलीवरी बॉय रुद्र को सानवी जैसे व्यक्ति से सराहना मिलेगी। सानवी का संबंध वर्मा फैमिली से था, जो पहले से ही एक शक्तिशाली परिवार था, और अब जब वे लॉसन फैमिली के साथ गठजोड़ कर रहे थे तो निश्चित रूप से दोनों परिवार और ऊंचाई पर पहुंचने वाले थे। मिस सानवी, शायद आपको पता नहीं है कि मिस्टर रुद्र सिर्फ गिटार ही नहीं, पियानो में भी निपुण है। अभी हाल ही में उन्होंने रमाकांत की सिम्फनी नंबर 9 बजाई थी और उसमें उन्होंने विवेक को भी हरा दिया था। मिस सरोजनी, जो कलेक्टिव स्ट्रोक की इंस्ट्रक्टर थी, मुस्कुराते हुए सानवी से बोली, ओह, ये पियानो भी बजा लेते हैं, लगता है इनका टैलेंट काफी अच्छा है। सानवी और भी ज्यादा प्रभावित लग रही थी। समरेंद्र ने सानवी की रुचि को समझते हुए विवान से कहा, जब ये गिटार बजाना पूरा कर ले तो इसे वीआईपी रूम में भेजना। मेरी गर्लफ्रेंड को इससे कुछ पूछना है। ठीक है, मैं इसे बाद में भेज दूंगा। विवान ने बिना हिचक के सिर हिलाया। सानवी, चलो ऊपर चलते हैं। समरेंद्र वीआईपी रूम की ओर बढ़ गया। सानवी ने रुद्र की ओर एक साइडवेज नजर डाली और फिर समरेंद्र के पीछे पीछे ऊपर चली गई। कुछ मिनट बाद रुद्र ने गिटार की अंतिम तार को छेड़ा। गिटार की शांत धुन अचानक रुक गई, लेकिन लोग अभी भी उस स्वर में खोए हुए थे। प्रिया, कणिका और माया अब समझ चुकी थी कि रुद्र ने आर्या को चुनौती क्यों दी थी। भले ही उसकी धुन प्रसिद्ध नहीं थी, लेकिन उसके प्रदर्शन का प्रभाव आर्या की रिवर फ्लोज इन यू से कहीं ज्यादा था। मुकाबले का विजेता हर किसी को स्पष्ट दिख रहा था। रुद्र ने गहरी सांस ली, धीरे से आंखें खोली और दर्शकों से पूछा, तो फिर कौन जीता? जज लोग ये सुनकर चौंक गए और निराश नजरों से रुद्र की ओर देखने लगे। हर कोई जानता था कि रुद्र जीत चुका है, लेकिन कोई भी आर्या को नाराज करने के डर से बोल नहीं रहा था। इसी बीच आर्या जैसे जम गई थी, मानने को तैयार ही नहीं। मुझे लगता है हमें इसे बराबरी मान लेना चाहिए। आर्या ने रुद्र से कहा, बराबरी? ये बराबरी कैसे हुई? प्रिया सबसे पहले बोली और स्वर ऊंचा हो गया। रुद्र का प्रदर्शन अभी स्पष्ट रूप से तुमसे बेहतर था। सबने सुना। फिर ये ड्रॉ कैसे हो गया? आर्या, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? माया ने गोल गोल आंखें फैलाकर कहा, मैं क्यों बेशर्म हूं? अगर तुम लोगों को यकीन नहीं है तो मिस सरोजनी से पूछ लो कि किसने जीता। आर्या ने जोर से कहा। फिर खुशी खुशी मिस सरोजनी की ओर देखा। मिस सरोजनी, आज के मुकाबले में किसने जीत हासिल की? आर्या का परिवार रॉय फैमिली मेहरा मैनर में काफी प्रभावशाली था, इसीलिए आर्या को पूरा यकीन था कि मिस सरोजनी उसका पक्ष लेंगी, और अगर नहीं भी लेंगी तो कम से कम बराबरी का ऐलान कर देंगी ताकि किसी की बेइज्जती न हो। यही तो वह चाहती थी। मिस सरोजनी 2 सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, आर्या, तुम्हारा रिवर फ्लोस इन यू वाकई बहुत अच्छा था, लेकिन दूसरी ओर रुद्र की रचना पुणे की टॉप 10 गिटार पीसों में आती है और उसे काफी सराहा जाता है। तो आज के मुकाबले के आधार पर मुझे लगता है कि तुम उससे थोड़ी पीछे रही। आर्या का चेहरा सुनते ही बिगड़ गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मिस सरोजनी इस समय रुद्र का पक्ष लेंगी। उसे भले ही पता था कि वो हार चुकी है, लेकिन उसे कभी ये उम्मीद नहीं थी कि मिस सरोजनी उसे कोई इज्जत नहीं देंगी। मुझे भी लगता है कि रुद्र जीत गया। वास्तव में जीत रुद्र की ही हुई है। बाकी जज भी अब सहमति जताने लगे। मिस सरोजनी कोई मूर्ख नहीं थी। अभी थोड़ी देर पहले ही सानवी ने रुद्र में रुचि दिखाई थी और उसे वीआईपी रूम बुलाया था। अगर वह कहती कि रुद्र हार गया या ड्रॉ हुआ और रुद्र ने सभी के सामने कुछ उल्टा बोल दिया तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए मिस सरोजनी ने निष्पक्ष रूप से परिणाम घोषित किया। आर्या, सुना तुमने? मिस सरोजनी क्या कह रही हैं? सबको लगता है तुम हार गई। अब भी मानोगी कि ये बराबरी थी? माया गर्व से मुस्कुराते हुए चिल्लाई। आर्या ने 2 सेकंड सोचा,
फिर जोर से चिल्लाई, ठीक है, क्या तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ हो गए हो? देखना। मैं सबका बये कहकर वो घूमी और वहां से जाने लगी। पहले उसका बॉयफ्रेंड विवेक पियानो में रुद्र से हार गया और अब वो खुद गिटार में हार गई। अब उसके पास वहां रुकने का कोई सम्मान नहीं बचा था। माया ने उसे जाते देखा और जल्दी से उसके पीछे भागी, उसे रोकने के लिए। माया, उसके पीछे मत जा, प्रिया ने धीरे से कहा। क्यों नहीं जाऊं? उसने अब तक तुमसे माफी नहीं मांगी। माया ने गुस्से में कहा, वो इसके लायक नहीं है, और अगर तुमने उसे सच में घुटनों पर झुका दिया तो कौन जाने वो क्या तमाशा कर दे। हमें बात को और बढ़ाने की जरूरत नहीं है, प्रिया ने थकते हुए समझाया। वो तो सच्ची बेशर्म है, माया ने गुस्से में कहा। वही रुद्र शांति से वहीं खड़ा रहा और लोगों की जलन और प्रशंसा भरी नजरों का आनंद लेने लगा। ये पहली बार था जब उसे केवल पैसों की वजह से नहीं, बल्कि अपनी कला की वजह से पहचान मिली थी। उसे ये एहसास बेहद अच्छा लगा। रुद्र, मिस सानवी और मिस्टर समरेंद्र ने कहा है कि आप ऊपर वीआईपी रूम में आए। विवान का रवैया अब रुद्र के लिए बिल्कुल बदल चुका था। वो मुस्कुराता हुआ उसके पास आया। मिस सानवी और यंग मास्टर लॉसन। रुद्र ने विवान की बात सुनकर भ्रम में पड़ गया। वो मेहरा फैमिली से नहीं था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से सानवी और समरेंद्र की पृष्ठभूमि की ताकत का अंदाजा नहीं था। हालांकि वहां मौजूद अन्य लोगों के चेहरों पर ईर्ष्या के भाव थे। इस समय यह साफ था कि रुद्र को सानवी की सराहना मिली थी, तभी तो उन्होंने उसे चौथी मंजिल पर बने वीआईपी रूम में बुलाया। सानवी को हमेशा से ही संगीत वाद्य यंत्रों से प्रेम रहा है और वो उनमें निपुण भी थी। वो अक्सर किसी उस्ताद को बुलाकर उनसे सीखती थी और जो भी उन्हें सिखाता था उसे उदारता पूर्वक इनाम भी देती थी। जो भी व्यक्ति चौथी मंजिल के वीआईपी रूम में जाकर सानवी को सिखाता था उसे जाते समय बहुत ही ईर्ष्याजनक पुरस्कार मिलता था। निशा ने रुद्र की ओर लोमड़ी जैसी आंखों से देखा और उसके मन में जबरदस्त जलन थी। शुरुआत में उसे लगा था कि अब जब उसके बॉयफ्रेंड नीरव की सच्चाई सामने आ चुकी है तो उसे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आखिर नीरव चाहे जितना भी शर्मिंदगी भरा हो, प्रिया के मंगेतर जितना शर्मनाक तो नहीं होगा। लेकिन अब रुद्र बयानों और गिटार के कारण पूरी तरह बदल चुका था। वह तो अब सानवी जैसी महिला का मेहमान बन गया था। पियानो और गिटार दोनों ही बहुत ही शिष्ट कलाएं मानी जाती हैं। एक साधारण पियानिस्ट साल भर में जितना कमा सकता है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो फिर रुद्र जैसे उस्ताद का क्या कहना। इस प्रिया को सच में चालाकी आती है। उसका मंगेतर इतना सक्षम है, फिर भी उसने उसे एक गरीब लूजर की तरह पेश किया। यह सब तो मुझे नीचा दिखाने के लिए किया गया है। निशा ने मन में गहरी सांस भरी। अब उसके मन में प्रिया से मुकाबला करने का विचार भी नहीं था, क्योंकि सबने रुद्र की काबिलियत देख ली थी। अगर वह ऐसे युवक को सिर्फ गरीब कहकर मजाक बनाती रहती तो खुद ही अपमान झेलती। रुद्र अब भी ये सोच रहा था कि ऊपर जाए या नहीं। आखिर उसे सानवी के बारे में पहले से पता था और उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। रुद्र, वर्मा और लॉसन परिवारों का हमारी मेहरा फैमिली में बहुत ऊंचा स्थान है। अगर तुम आज मिस सानवी और यंग मास्टर लॉसन को संतुष्ट कर सके तो ये न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि हमारी फैमिली के लिए भी बहुत लाभदायक होगा, प्रिया ने कोमलता से समझाया। उसे लगता था कि रुद्र पियानो और गिटार बजाने में बहुत ऊंचे स्तर पर है। अब जब उसे सानवी की तरफ से मौका मिल रहा था तो उसे जरूर बजाना चाहिए। रुद्र का भविष्य असीम संभावनाओं से भरा था। साथ ही वो लॉसन और वर्मा परिवारों से भी जुड़ सकता था। ये तो जैसे एक तीर से दो निशाने थे। सही कहा रुद्र, मैंने सुना है कि मिस सानवी ने 5 मिलियन का ऑफर दिया था किसी को इंस्ट्रूमेंट सिखाने के लिए। वो औरत बहुत अमीर है, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, माया ने भी उत्साहित होकर कहा। ठीक है, मैं ऊपर चलकर देखता हूं। अब जब प्रिया और माया दोनों ने कह ही दिया था तो रुद्र को मना करना अच्छा नहीं लगा और वह चौथी मंजिल की ओर चल पड़ा।
वहीं विवान, प्रिया, कणिका और बाकी सब उसके पीछे हो लिए। कावेरी और निशा ने थोड़ी देर झिझकने के बाद पीछा किया। वे भी बहुत उत्सुक थी कि आखिर सानवी ने रुद्र को क्यों बुलाया है। कुछ देर बाद रुद्र और बाकी सब लोग चौथी मंजिल के वीआईपी रूम में पहुंचे। वहां की सजावट बहुत ही भव्य थी और सब कुछ पुरानी विक्टोरियन एरा की शैली में सजाया गया था। कमरे में घुसते ही ऐसा लगता था जैसे कोई समय यात्रा पर आ गया हो। वाह, ये कमरा कितना खूबसूरत सजाया गया है, माया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चारों ओर देखते हुए कहा। कावेरी ने भी कहा और अपना फोन निकालकर तस्वीरें लेने लगी। तू यहां क्यों आई, ये फालतू चीज। माया को पता था कि कावेरी निशा के साथ थी और वो खुद प्रिया के पक्ष में थी, इसलिए दोनों की आपसी बनती नहीं थी। ये जगह तेरे घर की नहीं है, तू आ सकती है तो मैं क्यों नहीं, कावेरी ने मुंह बनाकर जवाब दिया। मिस सानवी ने रुद्र को बुलाया था, तुझे नहीं, तू हमारे साथ ऊपर क्यों आई, माया ने गुस्से में कहा और कावेरी की ओर बढ़ने लगी। लेकिन तभी कणिका ने माया को रोक लिया और धीरे से सिर हिलाकर संकेत किया कि अब कुछ मत कहो। माया ने बस घूर कर देखा और चुप हो गई। इसी समय सानवी और समरेंद्र वीआईपी रूम से बाहर आए। मिस सानवी, यंग मास्टर लॉसन, मैंने रुद्र को आपके लिए लाया है। विवान ने दोनों को देखकर तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। समरेंद्र ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन कुछ और नहीं कहा और जाकर सोफे पर बैठ गया। सानवी उत्सुकता से रुद्र के पास आई। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रुद्र कुछ कह पाता उससे पहले विवान बोल पड़ा, मिस सानवी, इसका नाम रुद्र सिंघानिया है। मैंने तुमसे पूछा था। क्या? सानवी ने पलटकर विवान को घूरा। विवान डर गया और बोला, मिस सानवी, माफ कीजिए, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। कृपया मुझसे नाराज मत होइए। सानवी ने उसे नजरअंदाज करते हुए रुद्र से कहा, रुद्र, तुम गिटार अच्छा बजाते हो। मिस सरोजनी ने बताया कि तुम पियानो भी बजा सकते हो। क्या ये सही है? हाँ, मैं पियानो बजा सकता हूं, लेकिन गिटार पर सिर्फ कुछ गाने ही जानता हूं, रुद्र ने जवाब दिया। इतना काफी है कि तुम गिटार बजा सकते हो? सानवी ने सिर हिलाया और फिर पूछा, इस समय तुम क्या कर रहे हो? मैं सिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूं। तुम अभी स्टूडेंट हो? सानवी की आंखों में आश्चर्य की झलक आई, फिर धीरे से बोली, इतनी कम उम्र में पियानो और गिटार में इतनी दक्षता, ये तो कमाल है। मैं बात घुमा फिरा कर नहीं करती। अभी मेरी आर्ट सेंटर कलेक्टिव स्ट्रोक में एक जिम्मेदार व्यक्ति की जरूरत है। तुम कल से यहां काम पर आ जाओ। तुम्हें हर महीने 5 लाख रुपए दूंगी और जहां तक यूनिवर्सिटी का सवाल है, मैं अपने कनेक्शन से तुम्हारा ग्रेजुएशन करवा दूंगी। वाह! प्रिया, माया, निशा और बाकी सब सुनकर दंग रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि सानवी ने रुद्र को इसलिए बुलाया क्योंकि वो उसे कलेक्टिव स्ट्रोक का जिम्मेदार बनाना चाहती थी। कलेक्टिव स्ट्रोक डेवनपोर्ट में बहुत प्रसिद्ध था और ऊपर से हर महीने रुद्र को लाखों का वेतन मिलता। प्रिया तक को यह ऑफर सुनकर आश्चर्य हुआ। निशा तो जल भून ही गई। अगर रुद्र वाकई कलेक्टिव स्ट्रोक का इंचार्ज बन गया तो वह अब कोई गरीब डिलीवरी बॉय नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसा एलिट होगा जिसकी सालाना आय 1 मिलियन से ज्यादा होगी। सबसे अहम बात, रुद्र अगर कलेक्टिव स्ट्रोक का प्रमुख बनता है तो वो अपने सामाजिक संपर्क भी बढ़ा सकेगा। यानी अगर रुद्र ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो उसकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों में जबरदस्त उछाल आएगा। प्रिया की नजरों में यह मौका था रुद्र के सब पर ऊपर उठ जाने का। हर कोई रुद्र को ईर्ष्या की नजरों से देख रहा था। उन्हें लग रहा था जैसे ये मौका आसमान से गिरी मुफ्त की सौगात हो। शायद रुद्र के पास सानवी को मना करने का कोई कारण नहीं था। रुद्र, अब क्या सोच रहे हो? यह तो बहुत अच्छा है कि मिस सानवी तुम्हें पसंद करती है। जल्दी से हां कर दो। जब माया ने देखा कि रुद्र चुपचाप खड़ा है और कुछ नहीं बोल रहा तो वो हैरान रह गई।
उसे लगा कि शायद 5 लाख प्रति महीना सुनकर रुद्र का दिमाग शून्य हो गया है, इसलिए उसने धीरे से याद दिलाया। हालांकि माया हमेशा से रुद्र को नीचा समझती थी और उसे ऐसा आदमी मानती थी जो सिर्फ औरतों के भरोसे जीता है, फिर भी वह चाहती थी कि रुद्र इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। कारण साफ था, अगर रुद्र वाकई कलेक्टिव स्ट्रोक का प्रमुख बन जाता तो लोग प्रसल में माया चाहती थी कि रुद्र जीवन में आगे बढ़े। लेकिन जब भी वह रुद्र की कायरता देखती तो उसे गुस्सा आता कि वह अपने लिए क्यों नहीं लड़ता। प्रिया भी उम्मीद भरी नजरों से रुद्र को देख रही थी। उसे लगता था कि अगर रुद्र ने सिर हिला दिया तो दौलत और शोहरत उसके कदम चूमेगी। सानवी सोफे पर बैठी थी। उसने रुद्र से कहा, तो क्या विचार है तुम्हारा? मुझे लग रहा है कि तुम अब भी हिचकिचा रहे हो। क्या मेरी दी हुई शर्तें तुम्हारे लिए कम हैं? अगर तुम्हें लगता है कि कुछ और चाहिए तो बताओ। अगर मेरे बस में होगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें संतुष्ट करने की। मिस सानवी, आपने जो शर्तें रखी वो पहले से ही काफी उदार है, लेकिन मुझे आपके कलेक्टिव स्ट्रोक में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं यहां काम नहीं करना चाहता, रुद्र ने शांत स्वर में कहा। यह सुनकर सानवी वहीं जम गई। उसके चेहरे पर हैरानी साफ थी। वहां मौजूद बाकी सभी लोग भी अवाक रह गए। उन्होंने रुद्र को अविश्वास से देखा, जैसे उनके कानों ने गलत सुना हो। रुद्र ने वाकई सानवी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था, ऐसा प्रस्ताव जो किसी की किस्मत बदल सकता था। उनकी नजर में यह तो बिल्कुल असंभव था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र ने ऐसा क्यों किया। बाकी सब लाभ छोड़ भी दे तो सिर्फ सालाना 50 लाख की नौकरी किसी भी आम आदमी के लिए सपने जैसी होती है। कोई सामान्य विश्वविद्यालय का छात्र होता तो शायद खुशी के मारे बोल भी ना पाता, लेकिन रुद्र ने तो उसे ठुकरा दिया। यह सबके लिए चौंकाने वाला था। इस समय जब कमरे में सब लोग हैरान थे, केवल समरेंद्र का चेहरा शांत बना हुआ था। इसका कारण भी साफ था। समरेंद्र को लग रहा था कि रुद्र ने सानवी को इसलिए ठुकराया क्योंकि वह और ज्यादा पैसे चाहता है। समरेंद्र जैसे अमीर घराने के लोगों की नजर में पैसा हर चीज का हल होता है। उसे पता था कि वह रुद्र को पैसे के अलावा और चीजों से भी मना सकता है, क्योंकि अब रुद्र को सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी नहीं थी वह थी पैसे की। आम लोगों के लिए 5 करोड़ 5 मिलियन एक खगोलीय राशि हो सकती है, लेकिन रुद्र के लिए वो कुछ भी नहीं था। अगर यह बात 1 महीने पहले की होती तो शायद रुद्र बिना एक पल गवाए मान जाता। उस समय के लिए 5 करोड़ एक सपना था जो उसकी जिंदगी बदल देता। लेकिन अब रुद्र को पैसों की जरूरत नहीं थी। शायद यही अमीरी का फायदा होता है। अगर तुम सच में अमीर हो तो तुम्हें समाज से अलग थलग नहीं किया जा सकता। तुम्हारे पास चुनाव का अधिकार होता है। माया को जब होश आया तो वो भागती हुई रुद्र के पास आई और उत्तेजना में चिल्ला उठी, रुद्र, ये क्या बकवास कर रहे हो? कहीं तुमने उत्साह में कुछ गलत तो नहीं कह दिया? हाँ रुद्र, ये जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका है। बोलने से पहले सोच लो। प्रिया भी पास आकर चिंतित लहजे में बोली, मैं सोच चुकी हूं। मुझे कलेक्टिव स्ट्रोक का प्रमुख बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, रुद्र ने शांत स्वर में जवाब दिया। माया और प्रिया ये सुनकर स्तब्ध रह गई। उनके चेहरों पर उलझन थी। वे वाकई नहीं समझ पा रही थी कि रुद्र क्या सोच रहा है। वहीं दूसरी ओर विवान तो घबरा ही गया। अगर रुद्र ने सच में सानवी को मना कर दिया तो वह न सिर्फ सालाना 5 करोड़ की नौकरी खो देगा, बल्कि एक तरह से सवी और समरेंद्र को नाराज भी कर देगा। मेहरा परिवार में कोई भी लॉसन या वर्मा परिवार को नाराज नहीं करता। अब जब रुद्र ने सवी को मना किया तो इसका असर न सिर्फ रुद्र पर पड़ेगा, बल्कि चौबे परिवार और लॉसन परिवार के रिश्तों पर भी पड़ेगा। निशा और कावेरी जड़वत खड़ी थी। उन्हें लग रहा था कि जो कुछ हुआ वो अविश्वसनीय था। पहले रुद्र ने आर्या और विवेक को पियानो और गिटार में हरा दिया, फिर उसे सानवी का समर्थन मिला और अब उसने सानवी का ऑफर ही ठुकरा दिया। ये सब तो किसी सपने जैसा लग रहा था।
क्या तुम वाकई मुझे ठुकराना चाहते हो? सानवी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। बिल्कुल सही, मुझे इस कलेक्टिव स्ट्रोक में कोई दिलचस्पी नहीं है, रुद्र ने सिर हिलाकर जवाब दिया। हाँ, सानवी ने रुद्र को देखा और हल्की सी हंसी दी। सानवी, इस लड़के पर समय बर्बाद मत करो। क्या वो तुम्हें मना इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे और ज्यादा पैसे चाहिए? अगर 5 करोड़ सालाना काफी नहीं है तो उसे 10 करोड़ दे दो। इस वक्त तक चुप बैठा समरेंद्र अचानक बोल पड़ा। ठीक है, तो मैं तुम्हें 10 करोड़ सालाना दूंगी। सानवी ने सिर हिलाया और रुद्र की ओर देखा। अगर तुम कलेक्टिव स्ट्रोक के प्रमुख बनने को तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें सालाना 10 करोड़ दूंगी, और अगर तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा रहा तो मैं तुम्हें इस कंपनी के कुछ शेयर भी दे सकती हूं। तुम्हारा काम का समय तुम खुद तय कर सकते हो और मैं तुम्हारे प्रबंधन में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करूंगी। यह सुनकर सबकी सांसें थम गई। किसी ने नहीं सोचा था कि सवी इतनी उदारता दिखाएगी। 5 करोड़ सीधा 10 करोड़ में बदल गया। अगर अब रुद्र मान गया तो वह सालाना 10 करोड़ का मालिक होगा। यह तो सीधा समाज की ऊंची सीढ़ी पर छलांग लगाने जैसा था, एकदम से करोड़पति बनने की राह पर। जब सभी ने सुना कि सानवी ने रुद्र को सीधे 10 मिलियन की सालाना सैलरी ऑफर की है तो वे और भी ज्यादा चौंक गए। किसी ने नहीं सोचा था कि सानवी उसे इतनी अहमियत देगी और सीधे इतनी बड़ी रकम की पेशकश कर देगी। अगर रुद्र बस हां कर देता तो वह तुरंत एक असफल व्यक्ति की छवि से बाहर आकर उच्च वर्ग का हिस्सा बन सकता था। अब यहां मौजूद किसी भी व्यक्ति के पास यह हक नहीं बचा था कि वह रुद्र का मजाक उड़ा सके। उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि उसने प्रस्ताव क्यों ठुकराया था। अगर कोई आम इंसान होता तो बिना सोचे समझे हां कर देता, लेकिन रुद्र को पूरा यकीन था कि सानवी सच में उसे कलेक्टिव स्ट्रोक का इंचार्ज बनाना चाहती है। इसीलिए उसने हार्ड टू गेट वाला खेल खेला। पहले जानबूझकर इनकार किया और फिर इस मौके का इस्तेमाल सानवी से और बड़ी पेशकश हासिल करने के लिए किया। समरेंद्र, जो सोफे पर बैठा था, रुद्र के इस व्यवहार से कुछ घृणा करता था, क्योंकि उसे लगता था कि वह उसकी चालें पहले ही समझ चुका है। भले ही 10 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन समरेंद्र और सानवी जैसे लोगों के लिए यह तो बस एक बूंद जैसा था। जब तक सानवी खुश है, समरेंद्र को रुद्र से बहस करने की जरूरत नहीं थी। निशा ने होठ सिकोड़ते हुए बड़बड़ाया, ये रुद्र तो देखने में मूर्ख लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ये इतना चालाक होगा। बिल्कुल सही, ये तो सीधा साधा लगता है, लेकिन दिमाग तो है इसके पास, कावेरी ने जोड़ा। हमने सोचा था कि दादाजी के बर्थडे फंक्शन में मैं प्रिया की इज्जत गिरा दूंगी, लेकिन अब भी जीत उसी की हो गई। निशा ने दांत पीसते हुए ठंडी सांस ली। वहीं पास में माया, प्रिया और कनिका खुश होकर मुस्कुरा रही थी। उन्हें लग रहा था कि रुद्र की ये ना कहने की रणनीति बहुत समझदारी भरी थी। इस तरह ना केवल वो ये मौका नहीं गवाता, बल्कि उसे और बेहतर रिवॉर्ड भी मिल जाता। विवान ने रुद्र की तरफ देखा और राहत की सांस ली। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि रुद्र साल में कितना कमाएगा, बस इतना जरूरी था कि वह सानवी और समरेंद्र को नाराज न करे। मैं तुम्हें सालाना 10 मिलियन दूंगी, अब तो तुम मान जाओगे, है ना? सानवी ने आत्मविश्वास से पूछा। उसे लगा अब रुद्र के पास इनकार करने का कोई कारण नहीं बचा। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुझे तुम्हारे कलेक्टिव स्ट्रोक में कोई दिलचस्पी नहीं है। रुद्र ने फिर सिर हिलाया। सानवी ये सुनकर फिर से सन्न रह गई। वो अविश्वास से रुद्र की ओर देखने लगी। बाकी सभी लोग भी चौंक गए थे। किसी ने नहीं सोचा था कि 10 मिलियन की पेशकश के बावजूद रुद्र फिर भी इनकार कर देगा। रुद्र, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई दिक्कत है? मिस सानवी तुम्हें 10 मिलियन सालाना दे रही है और तुम फिर भी मन? रुद्र, क्या तुमने सच में अच्छे से सोच लिया? प्रिया ने भी कहा। मैंने बहुत अच्छे से सोच लिया है। चाहे आज ये मुझे 50 रुपए मिलियन सालाना भी ऑफर करे, तब भी मैं इस कलेक्टिव स्ट्रोक में काम नहीं करूंगा। रुद्र ने शांत स्वर में कहा और मुड़कर बाहर निकलने लगा।
10 मिलियन की सालाना सैलरी रुद्र के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। इतनी रकम उसे प्रभावित नहीं कर सकती थी। माया ने उसे रोकने के लिए पुकारा, लेकिन रुद्र बिना जवाब दिए रिसेप्शन रूम से बाहर निकल गया। सभी लोग स्तब्ध होकर रुद्र की पीठ की ओर देखने लगे। प्रिया अब समझ चुकी थी कि रुद्र ने सवी का प्रस्ताव इसलिए नहीं ठुकराया कि वो कीमत बढ़वाना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने कभी वहां काम करने का सोचा ही नहीं था। लेकिन प्रिया की समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि एक साधारण छात्र होकर रुद्र ऐसा प्रस्ताव क्यों ठुकरा सकता है, वह भी ऐसा जो उसकी किस्मत ही बदल सकता था। यंग मास्टर लॉसन और विवान इतना डर गया कि उसकी पीठ पर पसीना छलकने लगा। वह कांपते हुए समरेंद्र की ओर देखने लगा। ये नहीं समझ पा रहा था कि क्या बोले। उसे पता था कि अगर आज रुद्र ने सवी को मना कर दिया तो ये समरेंद्र के चेहरे पर तमाचा होगा, और समरेंद्र जैसा व्यक्ति ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि एक गरीब लड़का उसे यूं अपमानित करे। इसलिए जैसे ही समरेंद्र ने देखा कि रुद्र जा रहा है, वो गुस्से में उठा और उसकी ओर बढ़ने लगा। डियर सानवी को लगा कि समरेंद्र कुछ गलत कदम उठाने वाला है। उसने तुरंत उसे रोका और सिर हिलाकर इशारा किया कि वो कोई जल्दबाजी न करे। चिंता मत करो, मैं उससे लड़ने नहीं जा रहा, मैं बस उससे थोड़ी बात करना चाहता हूं, समरेंद्र ने ठंडे स्वर में कहा। उसके चेहरे का गुस्सा कुछ कम हो गया था। वह उठा और रुद्र के पीछे गया। उसके कंधे पर हल्का सा थपथपाया। रुद्र ने मुड़कर उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में पूछा, क्या कुछ और कहना था? ये क्या तरीका है बात करने का? तुम किससे बात कर रहे हो? ये यंग मास्टर लॉसन है, विवान चिल्लाया। समरेंद्र ने पीछे मुड़कर विवान को देखा और बिना किसी भाव के कहा, कोई बात नहीं। यंग मास्टर लॉसन, रुद्र हमारे मेहरा परिवार से नहीं है। शायद उसे यहां की स्थितियां नहीं पता। कृपया इसे दिल पर न ले। विवान ने जल्दी से बात संभाली। आखिरकार रुद्र अब आधा मेहरा परिवार का सदस्य माना जा रहा था। अगर लॉसन और मेहरा के बीच रिश्ते खराब हो गए तो समस्या बढ़ सकती थी। मुझे पता है, समरेंद्र ने हल्का सिर हिलाया। फिर रुद्र के सामने आया। उसने अपनी आंखें संकरी करते हुए रुद्र को देखा और शांत स्वर में कहा, लड़के, तुम्हें गिटार बजाना आता है। ये अच्छी बात है। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि मेरी गर्लफ्रेंड की नजर तुम पर पड़ी। मुझे पता है कि संगीतकार लोग अक्सर महत्वाकांक्षी होते हैं और सिर्फ पैसे से नहीं खरीदे जा सकते। रुद्र ने भावहीन स्वर में पूछा, ऐसा करो, जो शर्तें मेरी गर्लफ्रेंड ने पहले दी थी वे वैसी की वैसी रहेंगी। लेकिन अगर तुम कलेक्टिव स्ट्रोक में काम करने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हारा एक एहसानदार रहूंगा। भविष्य में तुम्हें कोई भी परेशानी हो, अगर मैं उसे हल कर सका तो जरूर करूंगा। समरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, असल में अगर मैं अपनी सामान्य शैली में होता तो लॉसन परिवार की ताकत से रुद्र को जबरदस्ती काम पर लगवा सकता था। लेकिन सानवी की चेतावनी भरी नजर के बाद मैं रुद्र से विनम्रता से पेश आ रहा हूं। सानवी सिर्फ चाहती थी कि रुद्र खुद इच्छा से उसके आर्ट सेंटर में काम करे, जबरदस्ती नहीं, क्योंकि अगर जबरदस्ती काम करवाया गया तो वह दिल से नहीं करेगा और उसका प्रदर्शन भी अच्छा नहीं होगा। प्रिया, माया और बाकी सब लोग रुद्र को चौड़ी आंखों से घूरने लगे। सबके चेहरों पर गहरा आश्चर्य था। यंग मास्टर लॉसन का एहसान मिलना कोई मामूली बात नहीं थी। समरेंद्र की बात सुनने के बाद विवान बहुत खुश हुआ और रुद्र पर चिल्लाया, रुद्र, अब और किस बात का इंतजार कर रहे हो? यंग मास्टर लॉसन ने तुम्हें इतना सम्मान दिया है, अब जल्दी से हां क्यों नहीं कहते? विवान की बात सुनकर रुद्र मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, उसने मुझे रास्ता दिखाया। फिर शांत स्वर में कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही साफ कह दिया था कि मुझे कलेक्टिव स्ट्रोक में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो तुम चाहे जो भी शर्त रखो, मैं नहीं आऊंगा। प्रिया और माया हैरानी से रुद्र को देख रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। समरेंद्र ने इतनी अच्छी शर्तें दी थी, फिर भी वह मना कर रहा था।
क्या वो खुद ही नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है? साले, तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी नहीं है क्या? समरेंद्र अब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका और उसने रुद्र की नाक की ओर इशारा करते हुए जोर से चिल्लाया, सच में रुद्र, तुम कर क्या रहे हो? यंग मास्टर लॉसन, और जो पैसा वह मुझे देना चाहता है वो उसकी मर्जी है, लेकिन उसे स्वीकार करना या नहीं, ये मेरा फैसला है। और अभी मुझे इस कलेक्टिव स्ट्रोक में काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो अगर साल में 100 मिलियन भी दे दे, मैं नहीं आऊंगा। रुद्र चिल्लाया और दरवाजे की ओर मुड़ गया। इस समय तक रुद्र समरेंद्र और बाकियों से परेशान हो चुका था। उसने पहले ही बहुत साफ शब्दों में कहा था कि वह काम नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी समरेंद्र जबरदस्ती कर रहा था। यह एक बहुत ही असहज करने वाली स्थिति थी। अगर यह पहले वाला रुद्र होता तो शायद समरेंद्र और सानवी की बात मान लेता, लेकिन अब का रुद्र वैसा नहीं रहा। लड़के, आखिरी बार पूछ रहा हूं, यहां काम करोगे या नहीं? समरेंद्र ने गुस्से से पूछा। नहीं, रुद्र ने सिर हिलाया। विवान पसीने से भीग गया। वह दोनों के बीच खड़ा कांपता रहा। कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। ठीक है, बहुत अच्छा, अब तो तुझे मजा चखाना ही पड़ेगा, समरेंद्र ने दांत भीते हुए कहा और फिर अपना मोबाइल निकाला। उसने बर्फ जैसे ठंडे स्वर में कहा, मैंने अभी अभी तुम्हें सालाना 10 मिलियन की सैलरी का ऑफर दिया था, लेकिन जब तुम इतनी बेशर्म हो तो फिर मुझे भी कोई लिहाज नहीं रखना चाहिए। अगर आज तुमने हामी नहीं भरी तो इस आर्ट सेंटर से बाहर निकलने का सपना भी मत देखना। समरेंद्र की बात सुनकर प्रिया, माया और बाकी लोगों के चेहरे डर से सफेद हो गए। उन्हें लगने लगा कि इस बार समरेंद्र सच में गुस्से में है। रुद्र, मजाक मत करो। जल्दी से यंग मास्टर लॉसन की बात मान लो। वह कोई आम आदमी नहीं है जिसे हम नाराज कर सके, और जो शर्तें उसने रखी हैं वे भी बहुत अच्छी हैं। अगर तुमने नहीं मानी तो हो सकता है वो कुछ कर बैठे, माया ने डरे हुए स्वर में कहा। मैंने पहले ही कह दिया है कि मुझे इस आर्ट सेंटर में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह चाहे जितना पैसा दे दे, मैं यहां काम नहीं करूंगा, रुद्र ने बिना किसी भावना के कहा और रजिस्ट्रेशन रूम का दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। धड़ाम, एक जोरदार आवाज हुई। समरेंद्र ने गुस्से में दरवाजे पर लात मारी और रुद्र पर चिल्लाया, तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अगर आज हाँ नहीं बोली तो बाहर जाने का ख्वाब भी मत देख। इसी वक्त सानवी अचानक जोर से चिल्लाई। समरेंद्र ने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में बोला, सानवी, घबराओ मत, आज चाहे जैसे भी हो मैं इस लड़के से तुम्हारे लिए काम करवा कर। सानवी ने हल्के से सिर हिलाया, फिर रुद्र की ओर देखा और शांति से बोली, अगर वह यहां काम नहीं करना चाहता तो उसे जबरदस्ती रोकने का कोई मतलब नहीं है, जाने दो उसे। समरेंद्र ने थोड़ी देर रुद्र को देखा, फिर धीरे से बोला, ठीक है, जब तुम कह रही हो तो फिर मैं इसे नहीं रोकूंगा। यह कहकर समरेंद्र पीछे मुड़ा और सोफे पर बैठ गया। उसका चेहरा अभी भी गुस्से से भरा हुआ था, जैसे अभी भी रुद्र की बातों से नाराज हो। प्रिया, माया और बाकी लोग अब जाकर थोड़ा राहत महसूस कर पाए। भले ही रुद्र को नौकरी ना मिली हो, लेकिन अगर समरेंद्र अब उन्हें जाने दे रहा है तो यही बहुत बड़ी बात थी। क्या अब हम जा सकते हैं? रुद्र ने धीरे से सानवी से पूछा। हाँ, जा सकते हो, लेकिन एक शर्त है। अगर तुम मेरी इस शर्त को मान लो तो तुम सब जा सकते हो, और मैं ये भी गारंटी देती हूं कि समरेंद्र आगे चलकर कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगा, सानवी ने हल्के स्वर में कहा। प्रिया ने सभी की बात सुनी तो उसके चेहरे पर राहत की मुस्कान आ गई। उसे सबसे ज्यादा डर यही था कि समरेंद्र बाद में रुद्र को तंग करेगा, लेकिन अगर रुद्र उसकी शर्त मान ले तो फिर कोई डर नहीं रहेगा। रुद्र खुद इस बात से परेशान नहीं था कि समरेंद्र उसे परेशान करेगा। भले दूसरों की नजर में लॉसन परिवार बहुत ताकतवर हो, लेकिन रुद्र की नजर में वह कुछ नहीं थे। अगर वह चाहे तो निहाल को एक कॉल करके लॉसन परिवार को झुकने पर मजबूर कर सकता था।
लेकिन रुद्र ने सोचा कि भले उसे खुद चिंता ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि मेहरा परिवार भी निश्चिंत हो। अगर समरेंद्र ने सच में प्रिया पर हमला करने के लिए लॉसन परिवार की ताकत का इस्तेमाल किया, तो रुद्र खुलकर मदद नहीं कर सकता था। इससे उसकी असली पहचान उजागर हो जाती। इसलिए रुद्र ने शांत स्वर में सानवी की ओर देखा और पूछा, क्या शर्त है? बस बता दो। मेरी शर्त बहुत आसान है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने नीचे तुम्हें गिटार बजाते हुए सुना। वो धुन बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैंने कभी किसी और को वो धुन बजाते नहीं सुना, सानवी ने धीरे से जवाब दिया। सानवी की बात सुनकर प्रिया का चेहरा कुछ हल्का हो गया। उसे लगा कि ये शर्त तो ठीक ही है। माया, कणिका और बाकी लोगों की प्रतिक्रिया भी प्रिया जैसी ही थी। आखिर एक गिटार धुन की नोटेशन मांगना कोई बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इतनी साधारण सी शर्त के बावजूद रुद्र मना कर देगा। रुद्र ने बिना किसी भाव के सानवी की ओर देखा और कहा, तुम्हें अपनी शर्त बदलनी चाहिए। मैं वह गाने की धुन की स्कोर किसी को नहीं दूंगा, और वैसे भी मेरे पास कोई म्यूजिक स्कोर है ही नहीं। वो सिर्फ मेरे दिमाग में है, तो फिर तुम उसे मेरे लिए लिख सकते हो। सानवी ने सहजता से जवाब दिया, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई क्या? मैंने कहा, मैं वो स्कोर किसी को नहीं दूंगी। अपनी शर्त बदलो, रुद्र ने ठंडे स्वर में कहा। धड़ाम। उसी समय समरेंद्र ने अचानक सामने की टेबल पर जोर से हाथ मारा और चिल्लाया, छोटे, तू खुद को क्या समझता है? मेरी गर्लफ्रेंड आज तुझे यहां से जाने देने के लिए इतना झुकी और तू उसे एक स्कोर तक देने को तैयार नहीं। तेरा क्या मतलब है इससे? क्या तू मुझे, समरेंद्र को, कोई अहमियत नहीं देता? बिल्कुल सही रुद्र, एक स्कोर ही तो लिखना है, इसमें कितनी मेहनत लगती है। माया ने भौहें चढ़ाकर चिल्लाया। रुद्र, मिस सानवी ने तुम्हारे लिए बहुत लचीलापन दिखाया है, क्या तुम ज्यादा नहीं कर रहे? कणिका ने भी जोड़ा। कोई समझ नहीं पा रहा था कि रुद्र के दिमाग में क्या चल रहा है। सानवी बार बार झुक रही थी, लेकिन रुद्र को कुछ भी मंजूर नहीं था। बस एक स्कोर की मांग थी और फिर भी वह देने से इनकार कर रहा था। यह लचीलापन दिखाने की बात नहीं है। वह स्कोर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं उसे किसी को नहीं दूंगा। रुद्र ने सबकी ओर देखते हुए सपाट स्वर में कहा, फिर सानवी की ओर देखा और बोला, क्या तुम्हें और कुछ कहना है? अगर नहीं तो मैं जा रहा हूं। मुझे बस एक चीज चाहिए, वो गिटार स्कोर। सानवी ने धीरे से रुद्र से कहा, माफ करना, मैं वो इच्छा पूरी नहीं कर सकती। रुद्र ने ठंडे स्वर में जवाब दिया और सीधा कमरे से बाहर निकल गया। रुद्र, तुम जा नहीं सकते, विवान ने आंखें फाड़कर चिल्लाया। क्यों नहीं? रुद्र ने धीरे से पूछा। क्या तुम्हें पता है कि आज तुमने किसे नाराज किया है? ये है मिस सानवी और यंग मास्टर लॉसन। अगर आज तुम चले गए तो क्या तुम उसके नतीजे झेल पाओगे? विवान कांपते हुए हाथों से चिल्लाया। रुद्र ने विवान की ओर बिना कुछ बोले ठंडी नजर डाली, फिर दरवाजा खोला और रिसेप्शन रूम से बाहर चला गया। जब कमरे में मौजूद लोगों ने देखा कि रुद्र सच में चला गया, तो वे स्तब्ध रह गए। सभी वहीं जम गए और अविश्वास से उसकी ओर देखते रहे। कोई भी ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि रुद्र इस तरह बाहर जाएगा। समरेंद्र वहीं खड़ा रहा। उसका चेहरा अंधकारमय हो गया। चेहरे पर अत्यधिक गुस्से का भाव था, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे इस तरह अनदेखा किया था। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। समरेंद्र ने गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। प्रिया, माया और कणिका ने देखा कि रुद्र जा चुका है। वे कुछ देर हिचकिचाई, फिर धीरे धीरे उसके पीछे बाहर निकल गई। अब कमरे में केवल विवान, सानवी और समरेंद्र बचे थे। विवान इतना डर गया था कि कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसने समरेंद्र को खुश करने के लिए बहुत कोशिश की थी। आज उसे नजदीक आने का अच्छा मौका मिला था, लेकिन रुद्र ने पूरी तरह से उसे बर्बाद कर दिया। सबसे बुरा यह कि रुद्र ने समरेंद्र और सानवी दोनों को नाराज कर दिया।
ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी जान की कोई परवाह ही नहीं। अब ये मामला सिर्फ समरेंद्र के साथ उसके रिश्ते को ही नहीं, बल्कि लॉसन फैमिली और मेहरा फैमिली के रिश्तों को भी प्रभावित कर सकता था। रुद्र, तुम सोच क्या रहे थे? आज तुमने किन लोगों को नाराज किया? तुम्हें पता भी है, माया ने गुस्से में चिल्लाया। समरेंद्र और बाकी सबको नाराज करने की क्या जरूरत थी? क्या तुम मौत को बुलावा दे रहे हो? तुम्हें पता? रुद्र ने बिना किसी प्रतिक्रिया के उसकी ओर देखा और कुछ नहीं बोला। अगर उसे सही याद हो तो लॉसन फैमिली का मुखिया भी निहाल का ही अधीनस्थ था। निहाल की सुरक्षा के कारण ही वे इतना ऐशो आराम की जिंदगी जी पा रहे थे। इमोर्टल लेक मैनर में रुद्र पहले ही समरेंद्र के पिता विंस्टन लॉसन से मिल चुका था, इसलिए उसे समरेंद्र का चेहरा अच्छी तरह याद था। रुद्र आज इतना आत्मविश्वास इसलिए था क्योंकि उसे समरेंद्र से डर नहीं था। जैसे ही समरेंद्र को रुद्र की असली पहचान पता चलेगी, चाहे उसके पास कितना भी दम क्यों ना हो, वो बदला लेने की हिम्मत नहीं करेगा। उफ, अगर पता होता कि ये सब होगा तो मैं रुद्र को अपने साथ ना लाती। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मामला इतना बिगड़ जाएगा, कणिका ने थकी हुई आवाज में कहा। कणिका, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर किसी की गलती है तो वो रुद्र की है। मैं आज तक नहीं समझ पाई कि उसके दिमाग में क्या चलता है। मिस सानवी ने उसे कलेक्टिव स्ट्रोक का इंचार्ज बनने का मौका दिया, लेकिन उसने मना कर दिया और वापस मुंबई जाकर डिलीवरी करने की जिद पकड़ी है। क्या डिलीवरी का काम इतना ही शानदार है? माया ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, फिर मुड़कर फिर से चिल्लाई, अगर डिलीवरी ही करनी है तो करो। लेकिन जब मिस सानवी ने स्कोर मांगा तो उसे देने से मना क्यों कर दिया? मुझे समझ नहीं आता कि इसका दिमाग कैसे चलता है। रुद्र, क्या वो स्कोर तुम्हारे लिए सच में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है? तुमने उसे मिस सानवी और बाकी लोगों को क्यों नहीं दिया? प्रिया ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद धीरे से पूछा। रिसेप्शन रूम में ही प्रिया को रुद्र की भाव भंगिमा अजीब सी लगी। रुद्र ने उसकी ओर देखा और बोला, वो स्कोर मेरी मां ने मुझे दिया था। अब तक वही एकमात्र धुन है जो मैं बजाना जानता हूं, इसलिए मैं उसे किसी बाहरी को नहीं देना चाहता। यह सुनकर सब लोग सन्न रह गए। तुमने पहले कभी अपने परिवार के बारे में जिक्र क्यों नहीं किया? प्रिया ने रुद्र की ओर देखा और आगे कहा, मेरे माता पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब मैं प्राथमिक स्कूल में था। ये गीत मेरी मां की एक अंतिम निशानी है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दूंगा। रुद्र ने धीरे धीरे कहा। अब प्रिया को समझ आया कि रुद्र इतना जिद्दी क्यों है। वो लॉसन फैमिली को नाराज करने का जोखिम उठाने को तैयार था, लेकिन गिटार की स्कोर देने को राजी नहीं था। समझ गई? रुद्र ने पूछा। प्रिया ने हल्के से सिर हिलाया और फुसफुसाई, अगर ऐसा है तो फिर यह बात समझ में आती है कि तुमने वो स्कोर मिस सानवी को नहीं दिया। बिल्कुल समझ में आती है। आखिरकार ये मेरी मां की छोड़ी हुई आखिरी चीज है, रुद्र ने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन अब जब रुद्र ने सवी और समरेंद्र दोनों को नाराज कर दिया था, प्रिया का दिमाग घबरा गया। समरेंद्र तो बदला लेने वाला इंसान था। माया का लहजा नरम पड़ चुका था। वह चिंता जताते हुए बोली, क्यों ना हम पहले रुद्र को यहां से भेज दे। जब तक वह मेहरा मैनर छोड़ देता है, समरेंद्र कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कणिका ने कुछ सोचते हुए सुझाव दिया। नहीं, लेकिन प्रिया ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, रुद्र यहां दादाजी के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने आया है। दादाजी पहले से जानते हैं कि वह आने वाला है। अगर वो अब चला गया तो दादाजी नाराज हो जाएंगे। असल में उसकी अभी की हालत को देखते हुए भले ही वह पार्टी में शामिल हो जाए, ये अच्छा नहीं लगेगा। माया चाहती थी कि रुद्र पार्टी में शामिल न हो, क्योंकि ये उसके लिए शर्मिंदगी की बात हो सकती थी। लेकिन वह झिझक गई और चुप रह गई। ये बात सही है, रुद्र इस बार खास तौर पर दादाजी के 80वें जन्मदिन के लिए आया है। अगर वह नहीं गया तो ठीक नहीं लगेगा। इसलिए अब हमें पार्टी के खत्म होने तक इंतजार करना पड़ेगा, फिर हम जल्दी से उसे भेज देंगे। कणिका ने लाचार भाव से कहा।
अब यही एक रास्ता बचा है। प्रिया ने लाचारी में गहरी सांस ली। उसने घड़ी देखी और कहा, अब इन सब के बारे में सोचना बंद करो। अब देर हो रही है, चलो खाना खा ले। ठीक है, मैं तो भूख से मर रही हूं। चलो खाना खाए। मासूम माया खुशी से चिल्लाई और फिर कणिका को खींचते हुए पार्किंग की ओर बढ़ गई। प्रिया ने बेमन से माया को देखा और हल्के से सांस छोड़ी। वो कुछ नहीं बोली। आखिरकार जो होना था वो हो चुका था। अब प्रिया को बस दादाजी की बर्थडे पार्टी के खत्म होने का इंतजार करना था ताकि वह रुद्र को भेज सके। उसी समय प्रिया का फोन अचानक बज उठा। फोन की आवाज सुनकर प्रिया ने जल्दी से अपना फोन निकाला और कॉल रिसीव किया।